प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कक्षा 6 की इकाई 2, इकाई 3 पूर्णांक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो तालिका में प्रथम पंक्ति को देखते हैं हम। 19, फिर उसके बाद 23, 25, 29 और उसके बाद माइनस का 29, माइनस के 25, माइनस के 23 और माइनस के 19। तो दाईं ओर से अगर हम पहली पंक्ति को देखते हैं, बाईं ओर से प्रथम कोष्टक में दिया गया है 19 और दाहिनी ओर से प्रथम कोष्टक में दिया गया है -19। मतलब बाईं ओर से पूर्णांक जो है वो धनात्मक पूर्णांक है और दाईं ओर से वही पूर्णांक ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। उसके बाद 23, दाहिनी ओर से -23, फिर 25, उसके बाद इधर से दाईं ओर से -25, 29 और फिर -29। उसी प्रकार हम पंक्ति दूसरी में भी देखते हैं। प्लस का 7, दाईं ओर से है माइनस का 7, के बाद बाईं ओर से 11 है और उधर से माइनस के 11, फिर बाईं ओर से 13, तो उधर से दाईं ओर से आ जाएंगे माइनस के 13। तो रिक्त स्थान में जो पूर्णांक आएगा वो होगा -13। तो विकल्प नंबर 1 में पूर्णांक दिया गया है -13, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तब इस तालिका में देखते हैं। पहले आया है माइनस का 7 प्रथम पंक्ति में, माइनस का 7, उसके बाद प्लस का 25 और फिर आया है प्लस का 7, तो -7 +7। उसके बाद यहाँ दूसरे कोष्टक में था प्लस का 25 और के बाद आ गया है -25। इसी प्रकार इधर से 31, माइनस का 31, फिर एक कोष्टक छोड़ के आ गया है प्लस का 31, 13 और एक कोष्टक छोड़ने के बाद माइनस के 13। इसी प्रकार यहाँ से 5 है, 5 के बाद -5, एक कोष्टक छोड़ने के बाद -8 और एक कोष्टक छोड़ेंगे उसके बाद +8। उसी प्रकार यहाँ 11 है, एक कोष्टक छोड़ने के बाद -11, तो फिर यहाँ पर है -14, एक कोष्टक छोड़ेंगे तो आ जाएगा प्लस के 14। तो विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्व को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। अब इस प्रश्न में कहा गया है पूर्व की दिशा को हम धन दिशा मानेंगे, यानी प्लस के चिन्ह के साथ लिखेंगे, और समुद्र तल से ऊंचाई की दिशा को भी धनात्मक दिशा से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि प्लस के चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। तो पहला सवाल है, शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। अब शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान को हम किस चिन्ह के साथ लिखते हैं? तो शून्य से नीचे की बात हुई है तो उसके साथ आ जाएगा माइनस का चिन्ह। तो ऋणात्मक 4 डिग्री, -4 डिग्री सेल्सियस शून्य से नीचे का है। अगर शून्य से ऊपर का तापमान पूछते तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा सवाल है 7 कदम पूर्व। तो पूर्व की दिशा को प्रश्न में धनात्मक दिशा लेने के लिए कहा गया है, यानी कि प्लस के चिन्ह के साथ लिखना है। तो 7 कदम जब हम पूर्व दिशा में चलेंगे तो आ जाएगा प्लस का 7। अब प्रश्न संख्या 3, तीसरा सवाल है, रुपए 3.28 की हानि। तो हानि को हम प्रदर्शित करते हैं ऋणात्मक चिन्ह के से और लाभ को हम प्रदर्शित करते हैं प्लस चिन्ह से। तो यहाँ हानि हुई है तो -3.28 रुपए की हानि। सवाल नंबर 4, 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। तो अब हमें विस्थापन जो है, इधर है पूर्व दिशा, दाहिनी ओर होती है पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे होती है दक्षिण दिशा। अब हमें 18 मीटर पश्चिम दिशा में विस्थापन करना है। तो पश्चिम पूर्व की दिशा को हम धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं और पश्चिम दिशा को लिखते हैं माइनस चिन्ह के साथ। तो जब हम विस्थापन करेंगे 18 मीटर पश्चिम दिशा में तो आ जाएगा -18 मीटर। अब समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। तो सवाल में कहा गया था समुद्र तल से ऊंचाई को हम धनात्मक दिशा के साथ लिखेंगे, यानी कि प्लस चिन्ह के साथ। तो यहाँ आ जाएगा +1000 मीटर। अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं।
निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब यहाँ पर कुछ पूर्णांक दिए गए हैं जिनके हमें योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। तो +9 का धनात्मक 9 का योगात्मक प्रतिलोम हमें लिखना है। तो किसी संख्या का जब हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई संख्या a है, उसका हमें योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो, तो उस संख्या की के आगे लगा देते हैं हम धनात्मक का चिन्ह, ऋणात्मक का चिन्ह -a। तो a का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -a। तो हमारे प्रश्न में पहला संख्या दी गई है +9। तो +9 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, तो इस +9 के आगे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, +9। और प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह की गुणा अगर प्लस चिन्ह से करते हैं तो प्लस माइनस जाएंगे -9। तो 9 का योगात्मक प्रतिलोम आया है -9। अब -21 का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। -21 का योगात्मक प्रतिलोम। तो किसी भी पूर्णांक का अगर हमें योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना होता है तो उस पूर्णांक के आगे लगा देते हैं हम माइनस का चिन्ह। तो -21 के आगे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, और जब माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करते हैं तो चिन्ह हो जाता है प्लस का। तो +21 -21 का योगात्मक प्रतिलोम है। तीसरा सवाल है +39 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो लिखते हैं +39 का योगात्मक प्रतिलोम। अब +39 का योगात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए हम +39 के आगे लगा देंगे माइनस का चिन्ह। तो माइनस चिन्ह की गुणा अगर हम प्लस चिन्ह से करते हैं तो चिन्ह आता है माइनस का। तो -39 होगा +39 का योगात्मक प्रतिलोम। अब अगला सवाल है -41। -41 का योगात्मक प्रतिलोम। तो -41 का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम -41 के आगे लगा देंगे माइनस का चिन्ह। तो माइनस चिन्ह की गुणा अगर माइनस चिन्ह से करते हैं आता है प्लस का चिन्ह, ये हो जाएगा +41। के बाद +91 का योगात्मक प्रतिलोम। अब +91 का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम इसके आगे लगा देंगे माइनस का चिन्ह। माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करने पर आ जाएगा -91। अब प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न संख्या 5 में कुछ पूर्णांक दिए गए हैं जिनको हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर, करने हैं। तो पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। सर्वप्रथम एक रेखा खींचेंगे, हम सीधी रेखा खींचेंगे और उस पर बराबर दूरी पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित करेंगे। बराबर दूरी पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित करेंगे। तो यहाँ पर हम बराबर दूरी पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित करते हैं। अब एक संख्या रेखा, पहले हमने एक सीधी रेखा खींची, उस पर कुछ बराबर बराबर दूरी पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित किया। अब इन बिंदुओं में हम मध्य में रखते हैं बीच में जीरो को, और जीरो से दाहिनी ओर आते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जीरो से बाईं ओर रखे जाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो जीरो से दाईं ओर चलेंगे हम +1, +2,
+3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 और दाएं जीरो से बाईं ओर रखेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांकों को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। अब दिए गए पूर्णांकों को हम संख्या रेखा में बताएंगे कौन सा पूर्णांक कहां पर है। तो +4 जीरो से दाईं ओर 4वें स्थान पर है, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है +4। उसके दूसरा पूर्णांक है -9, तो -9 जीरो से बाईं ओर, यहाँ पर है -9 के बाद +7, +7 है जीरो से दाहिनी ओर, तो यहाँ पर है +7 के बाद -3, -3 है जीरो से बाईं ओर, यहाँ पर है -3 और -6 जीरो से बाईं ओर दिशा में चलेंगे हम, 6 विस्थापन ऋणात्मक दिशा की ओर -6। अब दिए गए पूर्णांकों को हमने एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। तो पूर्णांकों को एक ऊर्ध्वाधर रेखा की मदद से दिखाया गया है, जिसमें जीरो से ऊपर की दिशा को धनात्मक दिशा और जीरो से नीचे की दिशा, नीचे की ओर चलने पर ऋणात्मक पूर्णांकों को प्रदर्शित किया जाएगा। अब पार्श्व संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर खींचिए। अब इस ऊर्ध्वाधर रेखा में यहाँ पर है जीरो, और जीरो से अगर हम ऊपर की ओर चलेंगे तो धनात्मक पूर्णांक आएंगे, +1 +2 +3 +4 +5 और +6 और +7। और जीरो से अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब इस ऊर्ध्वाधर रेखा की मदद से हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, ए बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 है। अब हमें बताना है, अगर यदि ए +7 बिंदु है तो -7 बिंदु का नाम क्या होगा। तो -7 पर बिंदु का नाम है ई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ई, संख्या रेखा पर -7 है बिंदु ई पर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। अब हम बिंदु बी देखते हैं और उस पर देखेंगे कि कौन सा पूर्णांक है। बिंदु बी पर पूर्णांक है -3, तो सवाल नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा -3। अब हम सवाल 3 पर देखते हैं, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। अब बिंदु बी का हमें विपरीत बिंदु ज्ञात करना है। तो बिंदु बी पर पूर्णांक है -3 और -3 का विपरीत होता है +3। अब हम +3 पर देखते हैं उस बिंदु का क्या नाम है। तो सी उस बिंदु का नाम। तो बिंदु बी का विपरीत बिंदु हुआ बिंदु सी। प्रश्न 4, बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो बिंदु डी, डी को निरूपित करने वाला पूर्णांक है +5। उसके बाद के को निरूपित करने वाला पूर्णांक है -5 और एल को निरूपित करने वाला पूर्णांक है +6। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 5, बिंदुओं डी के और एल के विपरीत को बताइए। अब बिंदु डी का विपरीत लिखना है हमें, बिंदु और इधर आ गए उनके विपरीत। तो बिंदु कौन सा है, डी। डी के विपरीत होगा, डी पर हम देखते हैं कौन सा पूर्णांक है। तो डी पर है +5 पूर्णांक, तो +5 का विपरीत होगा -5। तो -5 पर है बिंदु के। तो डी का विपरीत हो गया है बिंदु के। उसके बाद के का विपरीत होगा, तो के स्थान पर दिया गया है -5 पूर्णांक, -5 का विपरीत होता है +5। तो +5 बिंदु पर दिया गया है नाम डी। तो के का विपरीत बिंदु हो गया है डी। उसके बाद एल, एल के विपरीत को बताइए। तो एल पर पूर्णांक है +7, नहीं, एल पर पूर्णांक है +6, +6 का विपरीत होगा -6 और -6 बिंदु है एम पर। तो यहाँ पर एल का विपरीत हो गया है एम। यहाँ पर हमारी प्रश्न संख्या 6 समाप्त हो जाती है। अब प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं।
निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। अब -2 पहला सवाल है, -2 और +3 के बीच के सभी पूर्णांकों को हमें लिखना है। तो पहले हम अगर एक लाइन खींचे, एक सीधी रेखा खींचे और उस पर मध्य में होता है शून्य और दाहिनी ओर पर एक धनात्मक पूर्णांक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0 से बाईं ओर होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, -2 -3 -4 -5 -6 -7 इसी प्रकार। अब हमें सवाल नंबर 1 में -2 और +3 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है। अब यहाँ पर -2 और उसके बाद +3 के बीच में जितने पूर्णांक है उनको हम लिख लेंगे। तो -2 से बड़ा होता है -1, -1 और -1 से बड़ा 0, 0 के बाद 1, 2 और उसके बाद आ जाएगा 3। तो हमें यहाँ -2 और +3 के बीच के पूर्णांक लिखने थे, वे हैं -1, 0 +1 +2। के बाद 0 और 6 के बीच के पूर्णांक, तो 0 और 6 के बीच पूर्णांक है 1 2 3 4 5। तो 0 से 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। अब -4 और +4 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है हमें। तो -4 और +4 के बीच में पूर्णांक होंगे, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, तो -4 से बड़ा होगा -3, उसके बाद -2 -1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस के 3 और आ जाएगा उसके बाद +4। अब प्रश्न संख्या है, -5 और +2 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है। तो -5 से बड़ा होता है -4, उसके बाद -3 -2 -1 और -1 से बड़ा 0 और 0 के बाद आएगा 1 और 1 से बड़ा हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, -3 और +5 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है। तो -3 से बड़ा -2 से बड़ा -1, उसके बाद 0, 0 के बाद 1 2 3 4 और 4 के बाद आ जाएगा 5। अब हमें -8 और +4 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है। तो -8 और +4 के बीच पूर्णांक होंगे, -8 से बड़ा -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 प्लस का 1 +2 +3 और उसके बाद आ जाएगा +4। तो प्रश्न संख्या 7 में हमें पूर्णांकों के बीच के पूर्णांकों को लिखना था, वो हमने लिख दिए हैं। अब प्रश्न संख्या हम 8 पर चलते हैं। निम्नांकित संख्या रेखा देखिए और इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें उनके बीच के पूर्णांकों को लिखना है। तो 2 और 5 के बीच के, तो यहाँ पर 2 है, प्लस का 2 यहाँ पर है और 5 है यहाँ पर। तो 2 और 5 के बीच के पूर्णांकों को हमें आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 2 से बड़ा की सहायता से संख्या के बीच के जोड़, तो 2 से बड़ा 3, उसके बाद 4। तो ये होगा 3 4। -4 और 0 के बीच के जो भी पूर्णांक है उनको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो -4 से बड़ा होगा -3, -4 के बाद आएगा -3, के बाद -2, फिर -1 और उसके बाद आ जाएगा 0। 3 और 8 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है। तो 3 के बाद 4 5 6 7 और फिर आ जाएगा 8। 0 और +4 के बीच के सभी पूर्णांकों को, तो 0 से और 4 के बीच में पूर्णांक होंगे 1 2 3, 1 2 3। -1 और +4 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है। तो -1 और +4 के बीच में है 0 1 2 3। तो प्रश्न संख्या 8 भी समाप्त हो गई है। अब प्रश्न संख्या हम 9 को देखते हैं। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। अब -13 एक पूर्णांक है जिसका हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। मापांक का चिन्ह लगा हुआ है -13 पे। तो अगर मापांक में से अगर कोई संख्या ए है मापांक के अंदर, तो जब मापांक के चिन्ह हटते हैं, तो अगर वो धनात्मक है तो बाहर भी धनात्मक आती है। अगर मापांक के अंदर माइनस की कोई संख्या है और मापांक के चिन्ह हटाते हैं, तो संख्या आती है प्लस की। अब यहाँ पर है -13 का मापांक निकालेंगे तो हो जाएगा +13 और +12 मापांक के अंदर है +12 पूर्णांक और +12 का मापांक होगा +12 ही। -37 का पूर्णांक माइनस चिन्ह जब मापांक के चिन्ह से बाहर आता है तो बन जाता है प्लस का। तो +37, 0 का मापांक होता है 0।
-47 का मापांक ज्ञात करेंगे तो -47 का मापांक होगा +47 और 101 का पूर्णांक, ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या का मापांक धनात्मक संख्या ही रहता है, तो 101 का मापांक आ जाएगा 101। अब प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 10 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। पहला विकल्प, पहला सवाल है सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो हमने संख्या रेखा पर सीखा है मध्य में रहता है शून्य और उसके बाईं ओर रहते हैं धनात्मक पूर्णांक 3, 4, 5, 6 और उसके शून्य से बाईं ओर होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो शून्य सभी ऋणात्मक पूर्णांक से, जो पूर्णांक संख्या रेखा पर दाहिनी ओर होता है वो बड़ा अंक होता है और बाईं ओर पर आया हुआ अंक संख्या रेखा पर छोटा होता है। तो जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से दाहिनी ओर है, तो यानी कि जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है और धनात्मक पूर्णांक से होता है छोटा। तो हमारे सवाल में कहा गया है जीरो सबसे छोटा पूर्णांक है, और जीरो से छोटा पूर्णांक -1, -2 है, -3, ये सब जीरो से, सभी ऋणात्मक पूर्णांक जीरो से छोटे होते हैं। तो शून्य सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है, तो यह हो जाएगा एस। यह सवाल है शून्य का विपरीत नहीं होता है। हाँ, शून्य का विपरीत नहीं होता, शून्य ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, तो शून्य का कोई विपरीत नहीं होता, शून्य का विपरीत शून्य ही होता है, तो यह हो गया सत्य। अब -17 फिर बड़ा है -5 से। अब हमें देखकर बताना है -17 और -5, तो -17 संख्या रेखा पर आएगा बाईं ओर और -5 आएगा संख्या रेखा पर दाहिनी ओर। तो जो पूर्णांक संख्या रेखा पर दाहिनी ओर होता है वह बड़ा पूर्णांक होता है। तो -17 -5 से है छोटा, तो ये चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर गलत, तो ये हो गया एस। यह प्रश्न है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो अब एक धनात्मक पूर्णांक हम जैसे लेते हैं +5, और उसका हम योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वो आ जाएगा -5। अब हम देखते हैं जो पूर्णांक धनात्मक था और उसका जो प्रति योगात्मक प्रतिलोम आया है उसमें कौन बड़ा है। तो +5 और -5, तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से सदैव बड़ी होती है, तो +5 -5 से बड़ा है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो यह कथन हो गया है सत्य। डय पर है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब इस कथन में कहा गया है कि कोई ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो कोई ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं जैसे -6, और -6 का अगर हम योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा +6। अब देखते हैं जो -6 था ये +6 से बड़ा नहीं है, ये क्या है, छोटा है। तो कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से होता है छोटा, और इस कथन में कहा गया है कि बड़ा है, तो यह हो गया एस सत्य। शून्य एक पूर्णांक नहीं है। इस कथन में कहा गया है शून्य एक पूर्णांक नहीं है, पर संख्या रेखा पर मध्य में आता है शून्य, शून्य एक पूर्णांक होता है। यह ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, तो यह कथन गलत लिखा हुआ है, तो यह हो गया असत्य। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, तो शून्य का अगर हम योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, शून्य ही आएगा, यह कथन सत्य है। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास 3A समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली अभ्यास 3B के साथ।